अगर आप लोग भी ईटीएफ में अपनी एसआईपी कर रहे हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ईटीएफ बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप अपनी एसआईपी को रन करते हो तो आने वाले 10 से 15 सालों में मेरे हिसाब से जो आपके रिटर्न बनेंगे, सीएजीआर मैं बता रहा हूँ, वो 15 से 18% के आसपास भी बन सकते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। कौन कौन से है वो ईटीएफ, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देखो, जो पहला ईटीएफ मुझे पसंद आ रहा है वो है हमारा ग्रो का डिफेंस ईटीएफ। देखो, ये जो ईटीएफ मैं आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। आपको ये पता होगा कि इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारी जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल आप कह लो, वो तेजी से एक्सपोर्ट हो रही है बाहर के देशों में। और जो हमारा एक्सपोर्ट रेशियो है, जो पहले बहुत खराब था इंडिया का डिफेंस में, लेकिन अब वो सुधर रहा है और तेजी से सुधर रहा है। तो उसी रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर ग्रोथ होगी डिफेंस सेक्टर में वो एक्सपोनेंशियली आ सकती है 10 से 15 सालों में। तो उसके बिहाफ पे मैंने ये ईटीएफ चूज किया हुआ है कि जिसकी प्राइस तकरीबन चल रही है 91 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसने जो 5 साल में, यहाँ पे तो अभी अभी ये लॉन्च हुआ होगा मेरे हिसाब से, हाँ, इसकी जो लॉन्च डेट है वो तकरीबन आप 2024 के, मतलब कितने 2 साल ही हुए मेरे हिसाब से लॉन्च हुए, लेकिन 2 सालों में 35% के इसने पॉजिटिव रिटर्न दिखाए है। और ये रिटर्न तब दिखाए है मेरे भाइयों कि जब हमारी निफ्टी नेगेटिव रिटर्न शो कर रही है या फिर न्यूट्रल शो कर रही है। अभी तक हमारी मार्केट ने शुरू किया ही नहीं है मूव करना ऊपर की तरफ, तभी भी ये 35% के पॉजिटिव रिटर्न पे खड़ा हुआ है हमारा डिफेंस का ईटीएफ। अब आप एक बार यहाँ पे देखो, ये जो ट्रैक करता है वो करता है निफ्टी इंडिया डिफेंस को। और तो और ये जो लिक्विडिटी, मतलब अगर आप बाय और सेल कर रहे हो आपको तो इश्यू नहीं आएगा। मतलब जो करोड़ों में ट्रेड करते हैं, मतलब 1 से 2 करोड़ वन टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, तो हाँ आपको शायद लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है। ये वैसे तो ये हाई लिक्विडिटी वाले ईटीएफ है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी वैल्यू से ऑफकोर्स ट्रेड करने नहीं वाले। आप करोगे 1000 या फिर कुछ लाख में मेरे हिसाब से तो। और इसका जो एयूएम है वो भी अच्छा खासा है, जो कि 340 करोड़ के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। हाँ, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है, आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली म्यूचुअल फंड जितना है, क्योंकि वो भी 1% के अराउंड चार्ज करते हैं और 0.5 भी कोई कोई म्यूचुअल फंड वाले करते। लेकिन जो ये ग्रोथ है 35% की, अभी आप देखोगे और अगर आप मापोगे, मतलब अगर आप ट्रैक करोगे निफ्टी को और कंपेयर करोगे ये ईटीएफ को, तो एक्सपोनेंशियल ग्रो हुआ है ये ईटीएफ पिछले कुछ सालों में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा ईटीएफ। दूसरा ईटीएफ जो मुझे पसंद आता है वो है आईसीआईसीआई का मिड कैप ईटीएफ। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला, ये ईटीएफ पर्सनली मैं इसमें बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत, मतलब इतने भी पुराने नहीं, आप मान सकते हो कि 2 से 2.5 साल पहले मैं इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी। और ये ईटीएफ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, अगर आपकी एज यंग है, मतलब मेरे जैसे आपकी, अगर आप 20s में हो या फिर आप 30s में भी हो, तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो मिड कैप कोई भी आप ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ईटीएफ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ 23 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप एक क्वांटिटी भी 23 रुपये से आराम से बाय कर सकते हो। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी अच्छा खासा कम है, मतलब 0.16 है, मतलब कुछ भी नहीं है अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो। और इसका जो एयूएम है वो भी तकरीबन 750 करोड़ के आसपास चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है ट्रैकिंग एरर। मतलब ये जो बेंचमार्क होता है हर एक का, ये जो बेंचमार्क फॉलो करता है वो करता है निफ्टी मिड कैप का 150। यहाँ पे अगर आप इसके रिटर्न देखोगे पिछले 5 सालों में, तो इसने भी इनसेन ग्रोथ दिखाई है। हमारी जो निफ्टी है वो देती है ऑन एन एवरेज 12% के रिटर्न, और जो मिड कैप इंडेक्स है वो देता है ऑन एन एवरेज 15% के रिटर्न। तो आपके जो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न बने वो आपके सीएजीआर में ड्रास्टिकली डिफरेंस डाल सकते हैं। अब अगर मैंने मिड कैप की बात कर ही ली है तो मैं स्मॉल कैप की भी बात करे बिना कैसे रह सकता हूँ। देखो, ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है वो वन टाइप ऑफ घोड़ा होता है मार्केट का, मतलब सबसे ज्यादा जो भागते हैं सेक्टर वो स्मॉल कैप वाले ही होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर आप जजमेंट ज्यादा कर पाओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वो ईटीएफ के, मतलब जो मिड कैप के ईटीएफ के रिटर्न थे वो तकरीबन थे कितने, इससे तो ज्यादा ही थे मेरे हिसाब से, तकरीबन 150% के आसपास थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। और इसके है 90% के आसपास। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि ये जो ईटीएफ है, यहाँ पे ऐसा हो तो आपको मैक्सिमम पे दिखाओ, ये जो ईटीएफ है वो लॉन्च ही 2023 में हुआ है। अगर ये पहले लॉन्च हुआ होता तो इसके भी रिटर्न
तकरीबन मिड कैप्स जितने ही होते या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते, क्योंकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है वो भागता तेज़ी से है और ठीक इसका उल्टा, जब अगर क्रैश आता है या फिर करेक्शन आती है हमारी मार्केट में तो गिरता भी तेज़ी से है। यहाँ पे अगर आप इसको मैं अब नीचे लेके दिखाऊँ कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है, तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव बात लगती है ये ETF की, वो है इसका AUM। एक बार आप चेकआउट करो, सबसे ज़्यादा AUM इसके पास पड़ा हुआ है 2500 करोड़ के आसपास। मतलब इसमें आपको लिक्विडिटी की तो कभी भी कमी नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी भी जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.008 के आसपास है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर ही आप मान सकते हो। ये ट्रैक करता है वापस से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब मैंने आपको 3 ETF बता दिए, अब बारी आती है चौथे ETF की, जो पर्सनली मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। वो ETF है हमारा EV सेक्टर का, ग्रो का ही ये ETF है। EV सेक्टर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया में, पर्टिकुलर इंडिया में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो EV कार का मार्केट वो तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी इंडिया में, और अभी भी उसका जो मार्केट है वो खुला पड़ा हुआ है। मतलब आप मान सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो अभी तक EV सेक्टर में आया ही नहीं है। ये जो भी आपको ग्रोथ दिख रही है वो 1% भी नहीं है। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो 99% ग्रोथ आनी बाकी है हमारे EV सेक्टर की, मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो मुझे EV सेक्टर का इसलिए एक पर्टिकुलर ETF मिला है जिसका नाम यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हो, ग्रो निफ्टी EV एंड एज ऑटोमोटिव ETF। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो तकरीबन चल रहा है 32 रुपये के आसपास, और ये ट्रैक करता है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। और तो और अगर मैं आपको मैक्सिमम पे लेके जाऊँ एक बार, तो ये ETF अभी नया ही लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 में ही इसकी लॉन्चिंग हुई है, तो इसका जो AUM होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा कम ही होगा, तो भी मैं इसको अच्छा खासा ही मानता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास है इसका AUM। हाँ देखो, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे ज़्यादा इसी ETF का है, 0.6 के आसपास। ये एक्सपेंस रेशियो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। मतलब अगर आप लोग EV सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 2 से 5 सालों में आपके जो रिटर्न पोर्टफोलियो में आपको दिखेंगे वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ETF आपको प्रॉफिट दे रहा होगा वो यही पर्टिकुलर ETF होगा। आप मेरी बात को मानो या फिर ना मानो, लेकिन पर्सनली मैं ये पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा ही बुलिश हूँ। अब बारी आती है हमारे लास्ट ETF की। जो लास्ट ETF मैं आपको बताऊंगा वो है गोल्ड का ETF। आप कोई भी गोल्ड का ETF में बाय कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है ज़ीरोधा गोल्ड ETF। देखो, ये जो पिछले मैंने आपको 4 ETF बताए वो आपको प्योरली आप इक्विटी बेस्ड ETF मान सकते हो। मतलब वो क्या करेंगे, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही वन टाइप ऑफ इन्वेस्ट होगा। मतलब अगर मार्केट में कल को क्रैश आता है या फिर करेक्शन आती है और आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो तेजी से रेड होगा, और आपके जो रिटर्न बने होंगे, मतलब समझ लो आपके 10 से 15% रिटर्न आपको शो कर रहे होंगे, वो तेजी से रेड हो जाएंगे, और हो सके तो -10% भी हो सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो अगर आपको वो -10% नहीं बेयर करने तो मेरे हिसाब से आप हेज ETF बाइंग कर लो। अब हेज ETF क्या होते हैं, आप कोई भी कमोडिटीज के ETF में इन्वेस्ट करो अपने पोर्टफोलियो का 10%, या फिर आप 15% भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा एलोकेट मत करना अगर आपकी एज यंग है तो। अगर आप थोड़े ओल्ड एज हो, ओल्ड मतलब कितने आप मान सकते हो कि 35 साल से अगर आप ज़्यादा हो, तो आप गोल्ड ETF को 25% या फिर 30% भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, जो ये गोल्ड ETF है ये मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो AUM है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, और तो और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हाईली लिक्विडिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कल को एक साथ अपने ETF को सेल करना हुआ तो लिक्विडिटी की कोई भी इशू नहीं आएगी, आपको दूसरा बायर तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप गोल्ड के ETF में बाइंग करते हो तो देखो, आज मैंने आपको 5 ETF बताए। पहला ETF जो मुझे अच्छा लग रहा था वो था डिफेंस का, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, चौथा था हमारा EV सेक्टर का ETF, और पांचवा जो मुझे पर्सनली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रखना ही इसको तो जरूरी, वो था गोल्ड का ETF, या फिर आप सिल्वर भी रख सकते हो, आपकी वो चॉइस है। लेकिन एक कमोडिटीज का ETF रखना, क्योंकि वो आपको पोर्टफोलियो का हेजिंग टाइप काम करेगा जब भी मार्केट क्रैश होगी तो। अब जो रिमार्क होते हैं, मतलब जो अभी मैंने ETF डिस्कस नहीं करी लेकिन आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला ETF आता है हमारा निफ्टी 20,
आप डायरेक्टली निफ्टी 15 के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13% के रिटर्न दे चुका है अगर आप CAGR पूछोगे तो। दूसरा ETF आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तीसरा ETF आता है निफ्टी ऑटोमोटिव का, मतलब निफ्टी के जो ऑटो रिलेटेड सेक्टर हो गए, मतलब जितनी भी कंपनी कार बनाती होगी जिसमें टाटा मोटर्स, M&M वो सब आ जाएगी, सुजुकी भी आ जाएगी उसमें, आप उन लोगों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो EV सेक्टर मैंने आपको बताया उनमें भी ये सारी कंपनी आ ही जाती है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। बाकी आपको अगर इनमें से किसी भी ETF में इन्वेस्ट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना, क्योंकि वो भी समझ पाए कि कौन से ETF फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।